जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास रहने वाली है डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, अगर मुगल साम्राज्य के पतन की बात करूं तो दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन आता है और यहाँ से बहुत सारे फैक्ट के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। उससे पहले दोस्तों एक मुगल साम्राज्य के स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं मुगलों की बात करूं दोस्तों तो मुगल हमारे देश में विदेशी थे, जिसमें दोस्तों जो शुरुआत की थी वो बाबर ने की थी। देखिए, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश को हराता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है और बाबर 1526 से 1530 मात्र 4 साल तक शासन करता है। उसके बाद में दोस्तों उसका पुत्र हुमायूं शासन करता है। देखिए, हुमायूं एक बदनसीब शासक था और उसका मुकाबला एक अफगान से होता है, शेरशाह सूरी से, जो कि हुमायूं को भारत से बाहर करने का काम कर देता है। अब देखिए, हुमायूं का नसीब अच्छा था जो उसे द्वारा इंडिया में एंट्री मिलती है शेरशाह सूरी के मरने के बाद में। ठीक है दोस्तों, हालांकि शेरशाह सूरी एक अफगान था और बहुत योग्य व्यक्ति था। अगर शेरशाह सूरी का मृत्यु न होती तो वो मुगल वंश का दोस्तों वहीं अंत कर देता। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के बाद में दोस्तों अकबर का जन्म होता है। देखिए, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है। अकबर सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला व्यक्ति था। ये दोस्तों मुगल साम्राज्य के स्टार्टिंग की बात है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुगल साम्राज्य के किसी भी चीज़ के पतन के लिए आपको पहले उसकी स्टार्टिंग जाननी जरूरी है। हालांकि आपको मैं इसका सिर्फ एक छोटा छोटा व्यू बताऊंगा, ज़्यादा डीपली जानकारी दोस्तों नहीं दूंगा। ठीक है, अकबर आते हैं। अकबर एक महान शासक कहलाया और उसने एक तरीके से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में सामंजस्य की नीति अपनाई और हिंदुओं को कट्टरपंथी दृष्टि से नहीं देखा। इसलिए दोस्तों अकबर का जो साम्राज्य है वो बहुत अच्छी तरीके से विस्तारित हुआ। अब दोस्तों अकबर के बाद में जहांगीर आता है, जो कि चित्रकला का संरक्षक था। जहांगीर के बाद में दोस्तों शाहजहां आता है। शाहजहां के बाद में उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ता है, जिसमें दोस्तों विजयी होता है औरंगजेब। अपने भाइयों को मारने के बाद में, छल कपट करने के बाद में औरंगजेब विजयी होता है और औरंगजेब दोस्तों 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद में, देखिए औरंगजेब एक कट्टर शासक था। हालांकि उसने सबसे अधिक हिंदू सेनापति रखे थे और उसने जजिया कर वसूला था, अंग्रेजों से भी दोस्तों जजिया कर वसूला था और उसकी कट्टरवादी जो नीति थी और उसने किसी भी योग्य व्यक्ति को कहा जाए तो जिंदा नहीं छोड़ा था। इसलिए आने वाले समय में जितने भी मुगल शासक होंगे वो नाम मात्र के मुगल शासक होंगे। एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। और मुगलों का पतन क्यों हुआ है दोस्तों, इसके भी अनेक कारण थे। ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद दी जाएगी। देखिए, सभी से गुजारिश है दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को शेयर करना है। और अगर ये वीडियो आप हमारी फेसबुक पे देखते हैं तो आपको हमें फॉलो भी कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आप सीक्वेंस देख सकते हैं, यहाँ से सीक्वेंस से भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले बाबर, ठीक है, बाबर के बाद में दोस्तों हुमायूं के बाद में दोस्तों अकबर। ठीक है, सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। अब देखिए अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां औरंगजेब। जो नीति अकबर की थी बिल्कुल उसकी अपोजिट औरंगजेब नीति रखता है। वो अपने कार्यों से हर व्यक्ति को दुखी और नाराज करने का काम दोस्तों करता है। औरंगजेब के बाद में देखिए, औरंगजेब के बाद में दोस्तों यहां पर मुगल साम्राज्य के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो उनका साम्राज्य था दोस्तों वो कई दलों में बंट चुका था। हिंदुस्तानी, ईरानी, तुरानी, अफगानी, इन दलों में बंट चुका था और इन दल में ऐसे ऐसे एक तरीके से दोस्तों लोग हो गए थे जो कि अपने इशारे पर जब चाहे जब जिसे चाहते राजा बना देते और जिसे चाहते दोस्तों हटा देते। ठीक है, और जिसकी चाहे उसकी हत्या करवा देते। तो यह भी मुगल साम्राज्य में पतन का एक प्रमुख कारण था। दूसरा दोस्तों आप जानते हैं ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ चुके थे, यूरोपीय शक्तियां हमारे देश में आ चुकी थी और जैसे जैसे औरंगजेब
जब तक शासक बना रहा दोस्तों, तब तक तो अंग्रेजों ने अनुनय और विनय की नीति का पालन किया, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट के आधार पर काम किया। लेकिन जैसे ही दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्टिंग होता है, मुगल साम्राज्य में अयोग्य लोग आने लगते हैं, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है दूसरा तो कमजोर होने ही होना है। अब मुगल साम्राज्य का अगर पतन होता है तो जो सामंतवादी राज्य थे और जो राज्य थे हमारे, वो छोटे छोटे सेक्टर में टूटने लगे। जैसे दोस्तों अवध, हैदराबाद, मराठे अलग, सिख अलग, बंगाल अलग, इन नए नए राज्यों का उद्भव होता है और इनमें अलग अलग व्यक्ति स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। आप देखिए स्वतंत्र राज्य की जब स्थापना होगी तो मुगल साम्राज्य सीधी सी बात है कमजोर तो होने ही होना है। तो अनेक कारण थे दोस्तों जिससे मुगल साम्राज्य का दोस्तों पतन होता है। और अंतिम जो शासक आता है हमारा 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर सेकीन, ठीक है। 1857 की क्रांति में दोस्तों उन्हें रंगून भेज दिया जाता है जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन करके सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम व्यक्ति बनता है जो कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में बनता है। दोस्तों औरंगजेब के बच्चों के अंदर दोस्तों लड़ाई होती है शासक बनने के लिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में कोई भी नियम नहीं था कि पिता के मरने के बाद में कौन व्यक्ति शासक बनेगा। जैसे होता है बड़ा पुत्र शासक बनेगा या फिर योग्य व्यक्ति शासक बनेगा, यहाँ पर कोई नियम नहीं था। यहाँ पर संघर्ष चलता था आपस में, भाइयों भाइयों में संघर्ष चलता था। जैसे औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या करने के बाद में दोस्तों शासक बना था, उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जहांगीर शाह बनता है 712 से 713, एक साल, ओनली एक साल। देखिए ये 5 साल। फर्रुख सियर घृणित कायरे से कहा जाता है 713 से 719 ईस्वी। रफ़ी उद्दरजाद, रफ़ी उद्दौला, जिसे शाहजहां सेकीन भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह फर्स्ट, रोशन अख्तर। देखिए मोहम्मद शाह फर्स्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये मोहम्मद शाह फर्स्ट, इसके शासनकाल में दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है, जिसमें नादिर शाह 1739 में भारत में आता है और भारत को लूट कर यहाँ से ले जाता है। आपने नादिर शाह का आक्रमण सुना होगा। देखिए एक बात और बताता हूं दोस्तों, भारत की अगर मैं सुरक्षा की बात करूं दोस्तों तो भारत, देखिए ये भारत होता है हमारा, ठीक है, ये भारत, देखिए यहां पर दोस्तों भारत में 4 सुरक्षा पंक्ति हुआ करती थी। देखिए अगर मैं पहली सुरक्षा पंक्ति की बात करता हूं दोस्तों, तो पहली सुरक्षा पंक्ति थी अफगानिस्तान में, दोस्तों पहली सुरक्षा पंक्ति थी मुल्तान गजनी। दूसरी थी दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों पेशावर, लाहौर, यहां पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति थी हमारी। देखिए पाकिस्तान में दूसरी सुरक्षा पंक्ति थी, यहां पर पहली सुरक्षा पंक्ति, यहां पर दूसरी सुरक्षा पंक्ति, और तीसरी थी दोस्तों सिंधु नदी, यहां पर तीसरी सुरक्षा पंक्ति थी, और चौथी थी दोस्तों पानीपत। ये हमारी 4 सुरक्षा पंक्ति हैं। पहली अफगानिस्तान में, ठीक है, पेशावर, दूसरी पाकिस्तान के अंदर लाहौर, मुल्तान, तीसरी सिंधु नदी, और चौथी थी दोस्तों पानीपत। अब जब तक मुगल साम्राज्य जब तक औरंगजेब दोस्तों रहा, तब तक ये चारों की चारों सुरक्षा पंक्तियां ताकतवर रहीं। यहाँ पर अच्छे सेनापति, यहाँ पर अच्छी सेना रखी जाती थी, जिससे हमारे देश पर विदेशी आक्रमण ना हो, जिससे हमारे देश पर ईरान, अफगानिस्तान यहाँ से दोस्तों आक्रमण ना हो। आप देख सकते हैं इधर हिमालय पड़ता है, यहाँ से आक्रमण का खतरा नहीं था, लेकिन ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ से आक्रमण का हमारे लिए खतरा था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होगा वैसे वैसे ये सुरक्षा पंक्तियां कमजोर होती जाएंगी और भारत में विदेशी आक्रमणकारी आते रहेंगे, आक्रमण करने के उद्देश्य से दोस्तों आते रहेंगे। पहले मंगोल आक्रमण का भय रहता था दिल्ली सल्तनत में दोस्तों, अब देखिए वो भी इसी रास्ते से दोस्तों आते थे। अब जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, नादिर शाह इसी रास्ते से चारों की चारों सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ते हुए आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटकर दोस्तों चला जाता है। उसके बाद में आता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के शासनकाल में आता है। ये भी
लूट कर दोस्तों चला जाता है। तो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं जो कि मुगल साम्राज्य के बचे हुए सूखे पेड़ को और गिराने का काम दोस्तों ये करते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, देखिए अगर मैं बहादुर शाह प्रथम की बात करूं, ये 63 साल का व्यक्ति राजा बनता है। कितने साल का व्यक्ति दोस्तों राजा बनता है? ये 63 साल का व्यक्ति दोस्तों राजा बनता है। ये राजा बनते वक्त इसकी उम्र बहुत अधिक थी। ठीक है, देखिए बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, मात्र 5 साल ये शासन करने का कार्य दोस्तों करता है। अब मोहम्मद मुअज्जम था इसका वास्तविक नाम। मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि धारण कर, देखिए इसने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला के पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ। इसका जो वास्तविक नाम है मोहम्मद मुअज्जम है और इसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम इसका वास्तविक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद मुअज्जम क्या है, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद मुअज्जम है, जिसने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी भाई? शाह आलम की। ठीक है, शाह आलम की। और इसका जो नाम है वो है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये शासक बनता है। ठीक है, इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने जो कट्टरपंथी नीति औरंगजेब की थी दोस्तों, वो नीति इसने नहीं अपनाई। ठीक है, अब इसने क्या करा दोस्तों, इसने दक्कन की सरदेशमुखी मराठों को दे दी, परंतु चौथ का अधिकार इसने नहीं दिया। और जो साहू था राजा, उसे भी इसने विधिवत राजा नहीं माना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसने बहादुर शाह प्रथम की जो नीति है वो मराठों के प्रति स्थिर रही है। ठीक है, अस्थिर रही है। इसने दक्कन में उन्हें सरदेशमुखी, 2 प्रकार का कर वसूलते थे, सरदेशमुखी और चौथ। ठीक है, सरदेशमुखी दे देता है लेकिन चौथ उन्हें नहीं देता है, और जो साहू था उसे वास्तविक शासक नहीं मानता है। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह, देखिए गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने संधि करने का काम किया है। किसके साथ में भी? गुरु गोविंद के साथ में संधि करने का काम बहादुर शाह ने किया है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। आप देखिए सिख भी बगावत करने पर उतर आते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद में। अब मुगल साम्राज्य ऐसे रहेगा, हर व्यक्ति इन पर चोट करेगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में सिख भी बगावत करने लगते हैं। ठीक है, किसके नेतृत्व में भाई? देखिए बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख बगावत करने पर दोस्तों आ जाते हैं। बहादुर शाह ने स्वयं विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। इसने विद्रोहियों को दबाने का काम दोस्तों किया है। उधर अंग्रेज अपने आप को बनाने का काम कर रहे हैं और ये विद्रोह को दोस्तों दबाने में लगा हुआ है। ठीक है, बहादुर शाह लोहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। पहले इसका आक्रमण, पहले ये सिखों का सामना दोस्तों करता है। ठीक है भाई, किसका सामना करता है? पहले ये सिखों का दोस्तों सामना करता है। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था, लोहगढ़ का किला। ठीक है, अब बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल मेल मिलाप कर लिया क्योंकि सिखों के अंदर भी दोस्तों गुट बन गए थे, उनमें भी आपसी फूट पड़ी हुई थी। ठीक है, देखिए बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच आए थे इसके दरबार में। ठीक है, आगे अब अगर मैं बहादुर शाह की बात करूं दोस्तों, तो इसका उपनाम है शाह बेखबर। शाह बेखबर, ये बेखबर था। ठीक है, ध्यान रखना है, ये ज्यादा योग्य नहीं निकला अपने पिता की तरह। हालांकि अगर मैं इसके पिता की बात करूं तो दोस्तों, तो इसके पिता के शासनकाल में भारत में कुल 21 प्रांत थे। इतने प्रांत दोस्तों अकबर के शासनकाल में भी नहीं थे जितने प्रांत दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में थे, जिसमें एक अफगानिस्तान में था दोस्तों, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में। कुल मिलाकर 21 प्रांत दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में भारत में थे। बाकी इसकी जितनी भी संतानें होंगी वो सारी की सारी अयोग्य दोस्तों निकलेंगी। ठीक है भाई, देखिए सर सिडनी ओवन कहता है इसके बारे में, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं, बाकी और जितने भी हैं वो सब योग्य नहीं है। अब इसके 4 पुत्र हैं दोस्तों। कितने पुत्र हैं भाई? इसके 4 पुत्र हैं। अब देखिए वो चारों पुत्र आपस में लड़ने लगते हैं, भाई राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने परिवार की कंडीशन, उनकी फैमिली में क्या चीज चलती आई है वो संतान को पता लगी जाता है किसी न किसी तरीके से। और आपस में इसकी मृत्यु के बाद में भी दोस्तों इसे दफनाने पर कोई गौर नहीं देता है। 10 हफ्ते लगते हैं इसे दफनाने में। 10 हफ्ते का मतलब आप समझ सकते हैं 2 महीने से अधिक का समय।
70 दिन बाद में इसकी लाश को दोस्तों दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बेखबर भी था और बदनसीब भी शासक था। इसके 4 पुत्र हैं, जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, जहान शाह। ठीक है, इन चारों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और इसकी मृत्यु के बाद में 10 सप्ताह बाद दिल्ली में इसे दफनाया जाता है। दोस्तों कितने सप्ताह भाई? 10 सप्ताह बाद, मतलब 70 दिन बाद में इसे दफनाया जाने का काम होता है। अब बात कर लेते हैं जहादर शाह। जहादर शाह जो कि ओनली 1 साल, देखिए 1 साल शासक बनता है। अब 1 साल शासक बनता है, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य में दल बन गए थे, अफगानी दल, ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल। और जो इनके मेन लीडर थे वो जिसे चाहें उसे शासक बना देते थे और जिसे चाहें उसे मरवा देते थे और जिसे चाहें उसे गद्दी से हटा देते थे। आप देखिए जहादर शाह की बात कर लेते हैं तो 712 से 713 मात्र 1 साल इसने शासन किया है और ये अयोग्य शासक था। इसे कहा जाता लंपट मूर्ख। तो जहादर शाह को क्या कहा जाता है भाई? लंपट मूर्ख। आपको ध्यान रखना है कि जहादर शाह को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे इसका जो उपनाम है वो है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, देखिए जहादर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 712 से 713 में इसने शासन किया है और इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका जो इसके काल में जो मेन कमान है वो जुल्फिकार खां के हाथ में है। जुल्फिकार, ठीक है, वजीर था और ईरानी दल का था। जुल्फिकार वजीर था और ईरानी दल का था। देखिए उस टाइम जो शासक बनाने का काम किया है वो जुल्फिकार ने किया है। इसे जुल्फिकार ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी। मिर्जा राजा की पदवी मिल जाती है जयसिंह को। जयसिंह का आपने नाम सुना होगा, वेधशालाएं बनवाई थी, जयपुर के जयसिंह है। ठीक है, और यह काम किया जुल्फिकार ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को। भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का काम जुल्फिकार का करता है। ठीक है, और उन्हें मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया था। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का गवर्नर दोस्तों बनाता है। ठीक है, और दोनों को 7,000 का मनसब दिया जाता है, राजा जयसिंह और अजीत सिंह। इन्हें जो प्रसन्न करने का काम है दोस्तों वो जुल्फिकार का करता है और दोनों को 7,000 का मनसब देता है और अलग अलग क्षेत्रों की कमान भी सौंपने का कार्य दोस्तों जुल्फिकार खां के द्वारा किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो जहादर शाह सिर्फ नाम का शासन है, नाम का शासक है। वास्तविक रूप से शासन चलाने का जो काम करता है वो इस टाइम दोस्तों जुल्फिकार और उसका पुत्र करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जहादर शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। देखो इसके समय में दोस्तों जजिया कर समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया भाई? जजिया कर समाप्त कर दिया गया जहादर शाह के समय में। ठीक है, और मराठा शासक को दक्कन से चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। ठीक है, अगर मैं मराठा की बात करूं दोस्तों, जो जहादर शाह के समय में क्या होता है अभी, मुगल मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। हालांकि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सिर्फ सरदेशमुखी वसूलने की अनुमति दी जाती है, चौथ वसूलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जहादर शाह है, जहादर शाह जिसे हम लंपट मूर्ख कहते हैं, ठीक है, मूर्ख बिल्कुल पागल, उसके समय में चौथ भी वसूलने की अनुमति दी जाती है और सरदेशमुखी भी वसूलने की अधिकारी दी जाती है। लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि उसे वसूलने का जो काम है वो मुगल अधिकारी करेंगे, लेकिन दे आपको ही देंगे। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब आगे देखिए, जुल्फिकार खां ने, क्योंकि जुल्फिकार खां शासन चला रहा था, चूड़ामल जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखी। बंदा बहादुर और सिखों के प्रति अभी दमन की नीति जारी है। हालांकि ये अपने शासनकाल में जितने विद्रोह हो रहे थे सिखों के, उन्हें दबाने में लग जाते हैं और अंग्रेज यहीं अपने आप को दोस्तों बनाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, जहादर शाह लाल कुमार नामक एक वेश्या से प्रेम करता था। ठीक है, उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। अब देखिए अयोग्य व्यक्तियों को अगर उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा तो क्या होगा, आप ये अच्छी तरीके से दोस्तों जान सकते हैं। जहादर शाह के भतीजे फर्रुख शेर ने सम्राट के पद का दावा किया। उसने उसकी सहायता सैयद बंधुओं ने की। अब उसके बाद में दोस्तों फर्रुख शेर, जिसे हम घृणित कैर के नाम से जाने जाते हैं, उसे किंग मेकर बनाने का जो काम है वो सैयद बंधु करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन करते हैं भाई? सैयद बंधु करते हैं। ठीक है, देखिए
अब क्या करता है ये, देखिए इजारा व्यवस्था लाता है ये, इजारा व्यवस्था, जहादर शाह इजारा व्यवस्था लाता है। इजारा व्यवस्था क्या थी? इजारा व्यवस्था भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, इसमें किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, इसके काल में अमीरों ने गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ। जहादर शाह इजारा व्यवस्था भी लाने का कार्य दोस्तों करता है। जुल्फिकार खान ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने नजदीकी व्यक्ति सुभद्र चंद्र के हाथों में दे दिए। जुल्फिकार खान का एक नजदीकी व्यक्ति था, उसके हाथ में जो प्रशासनिक दायित्व थे वो दोस्तों दे दिए जाते हैं। सैयद बंधु क्या है? देखिए घृणित कायर फर्रुख सियर को जो बनाने का काम है वो सैयद बंधु करते हैं। सैयद बंधु यहाँ किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सैयद बंधु में कौन कौन आते हैं? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, ये किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु आते हैं। तो सैयद बंधु कौन कौन थे, ये भी यहाँ से फैक्ट का प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सैयद बंधु कौन कौन है। तो सैयद बंधु में है राजा बनाने वाले, किंग मेकर के नाम से विख्यात है। 1713 में इन्होंने फर्रुख सियर को राजा बनाने का काम दोस्तों किया है। ठीक है, फर्रुख सियर ने सैयद हसन अली अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया। जब कोई राजा बनाएगा तो समझ लीजिए महत्वपूर्ण जो पद हैं वो उन्हीं व्यक्तियों पर रहेंगे, शासन जो है वो वही व्यक्ति चलाएंगे जो राजा बनाएंगे। बाकी राजा जो होता है वो सिर्फ नाम मात्र का व्यक्ति होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। फर्रुख सियर जिसे हम घृणित कायर के नाम से जानते हैं, फर्रुख सियर के बारे में देख लेते हैं एक एक फैक्ट जो आपसे पूछा जाता है दोस्तों। देखिए 1713 से 1719 मात्र 6 साल शासन करने का काम फर्रुख सियर के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है, फर्रुख सियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खां की विश्वासघात करके हत्या कर दी जाती है। जुल्फिकार खां अलग दल का था। अब फर्रुख सियर को जो राजा बनाने का काम है वो ईरानी दल द्वारा किया जाता है। तो जो पुराना था वो इसलिए मार दिया जाता है जिससे वो अपनी शक्ति दोस्तों ना बढ़ा दे। तो जुल्फिकार खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। राजा जयसिंह को इसने सवाई की उपाधि दी, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। और जो अजीत सिंह थे उसकी पुत्री का विवाह दोस्तों फर्रुख सियर से कर दिया जाता है। फर्रुख सियर से दोस्तों अजीत सिंह की पुत्री का विवाह कर दिया जाता है, जिसे बाद में मुक्त कराया जाता है, मुगलों के हरम से ले लिया जाता है और बाद में उसे हिंदू धर्म में द्वारा प्रतिस्थापित करने का काम दोस्तों किया जाता है। ठीक है, देखिए सैयद बंधु ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इन्होंने फर्रुख सियर के राजगद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था, उस कर को दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है फर्रुख सियर के गद्दी पर बैठते ही। ठीक है, इसी प्रकार इसने कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिए। देखो तीर्थ यात्रा कर, औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर लगाए थे, इन्हें भी दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। तीर्थ यात्रा कर का मतलब है अगर कोई हिंदू, ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाना चाहता है, यात्रा करना चाहता है, तो उससे टैक्स लिया जाता था तीर्थ यात्रा कर के रूप में, उसे भी दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामल के साथ में दोस्ती कर ली। ठीक है दोस्तों, किसके साथ में दोस्ती कर ली? भी चूड़ामल के साथ में दोस्तों इन्होंने दोस्ती कर ली। आगे देख लेते हैं। देखिए दस्तक क्या था भाई? दस्तक वस्तु मुक्त व्यापार करने का परमिट था। 1770 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता को अंग्रेज फैक्ट्री का दस्तक जारी करता था। देखिए फर्रुख सियर अंग्रेजों को एक तरीके से दस्तक जारी करता है, जिसे हम बोलते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये 1770 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान में अंग्रेजों के लिए कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंस दस्तक को जारी करता है। ठीक है, आगे फर्रुख सियर के समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। देखिए बंदा बहादुर को जो फांसी दी गई है वो फर्रुख सियर के समय में दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना आपको कि बंदा बहादुर को जो फांसी दी गई है वो किसके समय में दी गई है? भाई फर्रुख सियर के समय में 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दी गई है फर्रुख सियर के समय में। ठीक है, 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान जारी किया, जिन्हें व्यापार में छूट प्रदान की गई। देखिए सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुख सियर को अंधा बना दिया और 10 दिन बाद उसकी हत्या करने का काम कर दिया गया। सैयद हुसैन अली ने दोस्तों, सैयद हुसैन अली क्या करता है? फर्रुख सियर को मरवाने का काम कर देता है। किसकी सहायता से? पेशवा की सहायता से। दोस्तों पेशवा की सहायता से सैयद हुसैन अली, देखिए पेशवा की सहायता से सैयद हुसैन अली क्या करता है? फर्रुख सियर, जिसे हम घृणित कायर के नाम से जानते हैं, उसकी हत्या कर देता है, उसे अंधा बनाकर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि फर्रुख सियर की हत्या किसने करवाई थी?
देखिए मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल शासक की हत्या का पहला केस ये सामने आता है। फर्रुखसियर को किसने मरवाया था? सैयद हुसैन अली ने। किसकी सहायता से? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से, मराठों की सहायता से, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मरवाया था। आगे चल लेते हैं दोस्तों। रफी उल दर्जात मात्र कुछ दिन शासन करता है, कुछ महीने शासन करता है। ये रफी उल दर्जात सबसे कम समय तक शासन करने वाला था। ठीक है, इसने इसे भी सैयद बंधु ने गद्दी पर बैठाया है। और ये क्या था भाई? इसके काल की घटना है निकुसियर का विद्रोह। निकुसियर क्या भाई? अकबर द्वितीय का पुत्र था। इसकी मृत्यु क्षय रोग से होती है। रफी उल दर्जात, रफी उल दर्जात की जो मृत्यु है वो टीबी क्षय रोग से होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मृत्यु किससे होती है भाई? टीबी क्षय रोग से उसकी मृत्यु होती है। आगे रफी उल दौला, रफी उल दौला जो कि ये भी कुछ समय तक शासन करता है, 6 जून से 17 सितंबर 1719। मुगल साम्राज्य धीमे धीमे कमजोर होता जाएगा और ढहता जाएगा दोस्तों। रफी उल दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधु ने इसे राजा की गद्दी पर बैठाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। पहला शाहजहां आप जानते हैं जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। द्वितीय शाहजहां रफी उल दर्जात। ठीक है, इसके शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस लाता है और उसे पुनः हिंदू धर्म में स्थापित करने का काम दोस्तों किया जाता है अजीत सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना आपको दोस्तों। अजीत सिंह की जो पुत्री है वो किसके शासनकाल में वापस आती है भाई? रफी उल दर्जात के शासनकाल में। इसकी जो मृत्यु है दोस्तों, इसकी मृत्यु भी पेचिश रोग के कारण होती है। आगे मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर। देखिए मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर ये महत्वपूर्ण है और इसके शासनकाल में अनेक काम हुए हैं और यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसने काफी लंबे समय तक शासन किया, 1719 से 1748 आप देख सकते हैं। इसने पूरे दोस्तों 29 साल शासन किया है। 29 साल का लंबा पीरियड है और इस 29 साल में बहुत काम दोस्तों होंगे। ठीक है, 1719 से 1748 तक इसने शासन किया है मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने, जिसे का नाम है रोशन अख्तर। रोशन अख्तर है। ठीक है, देखिए यह है बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे। बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता है। ये शौकीन था पशु युद्धों को देखने का, और ये अपना जो टाइम है वो पशु युद्धों को देखने में अधिक से अधिक व्यतीत करता है। मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, ये न्यूट्रल था प्रशासन के प्रति, इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी शासन चलाने में। मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि होने के कारण लोग इसे रंगीला कहते थे। रंगीला बादशाह, एक रंगीला व्यक्ति हमेशा देखा जाए तो ऐसा समझ लीजिए हरम में रहता था और पशुओं का युद्ध देखता था और मदिरा का सेवन करता था, इसलिए इसे रंगीला भी कहा जाता है मोहम्मद दोस्तों शाह को। ठीक है, इसी के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है और इसी के काल में सैयद बंधुओं जो कि किंग मेकर की भूमिका निभाते थे उनका दोस्तों क्या हो जाता है भाई? अंत हो जाता है। अब देखिए इसके काल में मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा चोटिल होगा। इसके काल में दोस्तों नादिर शाह आक्रमण करता है और जो स्वतंत्र राज्य हैं उनका भी दोस्तों निर्माण होता है। जैसे देखिए रंगीला की इसकी उपाधि है मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह क्या नाम है भाई इसका? रोशन अख्तर इसका नाम है। रोशन अख्तर के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसकी रंगीला की दोस्तों उपाधि है। और नादिर शाह का जो आक्रमण होता है 1739 में, वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही दोस्तों होता है। सैयद बंधुओं का अंत भी इसके शासनकाल में होता है और जो तख्ते ताऊस है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक है, वो भी मोहम्मद शाह ही है। मोहम्मद शाह तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक है ये। ठीक है, और इसी के काल में स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ती है। जैसे दोस्तों बंगाल का स्वतंत्र राज्य, हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य, अवध का स्वतंत्र राज्य, जिसमें कौन कौन शासन करते हैं ये भी देख लेते हैं। बंगाल की अगर बात करी जाए तो अलीवर्दी खां, अवध की अगर बात करी जाए तो सआउद खां। ठीक है, और हैदराबाद की बात करी जाए तो निजामुल मुल्क। ये अलग अलग स्वतंत्र राज्य की दोस्तों स्थापना करने का काम करते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य से अलग हटके बनते हैं, उससे टूटकर बनते हैं। और इस तरीके से दोस्तों मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो और ज्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है,
देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बहादुर शाह के समय में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र स्थापना की। वहीं सआदत खान ने अवध में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी इस तरीके से दोस्तों क्या हो जाते हैं, भाई स्वतंत्र हो जाते हैं। अब बाजीराव प्रथम के शासनकाल में यहां पर बाजीराव प्रथम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आता है। देखिए, बाजीराव प्रथम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मात्र 500 घुड़सवारों के साथ में दिल्ली पर रात में हमला करता है। सिर्फ ये देखने आया था कि मुगल शासक जो है वो कितना शक्तिशाली है। तो ये छिप गया था दोस्तों, उसके डर के कारण मोहम्मद शाह छिप गया था और ये इंतजार कर रहा था कि कब ये यहां से जाएगा। सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ में जो मेन राजा था, जिसकी तरफ को कोई आंख उठा के दोस्तों नहीं देखता था, वो मात्र 500 घुड़सवारों से दोस्तों डर जाता है। ठीक है, बाजीराव प्रथम का ये खौफ समझ सकते हैं आप। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में, लीडरशिप में मराठे केवल 500 घुड़सवार सेना लेकर 1737 में दिल्ली में प्रवेश कर गए, परंतु उसका किसी ने विरोध नहीं किया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था और ये दिल्ली को लूटकर दोस्तों ले गया था। ठीक है, बहुत पैसा लूटा था नादिर शाह ने उस टाइम। अब अहमद शाह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अहमद शाह आता है शाहजहां के बाद में। देखिए, अहमद शाह 1748 से 1754 ये भी 6 साल शासन करता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह का जो नाम है रोशन अख्तर भी है। इसकी मृत्यु के बाद में इसका एक पुत्र है अहमद शाह, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। छिन्न भिन्न क्यों होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को लूट लिया था। दिल्ली खत्म हो गई थी, पैसे की तरफ से तो बिल्कुल खत्म हो गई थी और इसने गर्दन भी बहुत काटी थी दोस्तों। तो दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, वो कोलैप्स कर जाएगी और ढह जाएगी पूरी इकोनॉमी। ठीक है, और सेना ने विद्रोह कर दिया क्योंकि सेना को वेतन नहीं मिला। जब भाई दिल्ली को नादिर शाह लूट कर ले जाएगा तो वेतन तो मिलने का नहीं है। 50 करोड़ रुपए शायद उस टाइम नादिर शाह दिल्ली से लूट कर दोस्तों ले गया था। ठीक है, देखिए इसी के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली आता है, दोबारा भारत को लूटने का काम करता है और मुगल साम्राज्य को एक तरीके से ढाने में और मदद करने का कार्य करता है अहमद शाह अब्दाली। 1748 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। कब करता है? 1748 में। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और इसके समय में राजकीय कामकाज का जो नेतृत्व है वो ऊधमबाई किबला आलम कर रही थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अभी। आलमगीर द्वितीय, इसके बाद में आता है दोस्तों आलमगीर द्वितीय। देखिए, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, यहां देखना है आपको। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, मात्र 4 साल शासन करता है ये। और इसके शासनकाल में दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है भाई, प्लासी का युद्ध होता है आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। इसका जो वास्तविक नाम है वो है अजीजुद्दीन। इसका नाम है अजीजुद्दीन। इसके नेतृत्व में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया था। ठीक है भाई, आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय या फिर अजीजुद्दीन। ठीक है, इसके बाद में आता शाहजहां तृतीय। शाहजहां द्वितीय आ चुका है, इसके बाद में शाहजहां तृतीय आता है जो कि 1758 से 1759 मात्र 1 साल तक शासन करता है। ठीक है, और इस पर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता नहीं है। देखिए, आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद में आता दोस्तों अकबर द्वितीय। देखिए, अकबर द्वितीय का नाम आपने सुना होगा। इनकी पेंशन अंग्रेज कम कर देते हैं। ठीक है, और इनकी पेंशन को बढ़वाने के लिए भारत से एक व्यक्ति जाता है ब्रिटेन और उस व्यक्ति की दोस्तों ब्रिटेन के अंदर ही हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजा राममोहन राय, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राममोहन राय जिसने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, सती प्रथा का विरोध करने में राजा राममोहन राय, देखिए राजा राममोहन राय थे सती प्रथा का विरोध करने में। और अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए ये इंग्लैंड जाते हैं जहां ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अकबर द्वितीय के काल में ही 1835 में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए। मुगलों के जो सिक्के हैं वो बंद कर दिए, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। इसकी बादशाहत लाल किले तक सीमित थी और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई है। मुगलों के जो सिक्के थे वो बंद कर दिए गए हैं। एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेजों द्वारा ढाले गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य ने अनुमति दी थी,
लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मुगलों द्वारा ढाले गए सिक्कों को अंग्रेज बंद कर देंगे और अपने हाथ में संपूर्ण शासन ले लेंगे। और जो राजा है यहाँ का वो सिर्फ लाल किले तक ही सीमित रहेगा, लाल किले में रहकर अपना खान पान करेगा, मौज मस्ती करेगा और छोटे मोटे आदेश दोस्तों देने का काम करता रहेगा, बाकी और कुछ नहीं बचा। अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं और अपने आप को दोस्तों बनाते रहते हैं। और ये मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं, उत्तरवर्ती शासक हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं, कभी किसी के विद्रोह को दबाने का काम करते हैं तो कभी किसी के विद्रोह को दोस्तों दबाने का काम करते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये कमजोर हो रहे थे, लोगों को इनकी गुलामी, इनकी लीडरशिप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर व्यक्ति कमजोर है तो वो किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये रियलिटी होती है। आगे देखिए, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, 1837 से 1857 और 1857 की क्रांति के जो जनक मतलब लीडर माना था भारतीयों ने, वो बहादुर शाह द्वितीय को ही माना था, जिनका उपनाम जफर था। बहादुर शाह द्वितीय थे, इनका उपनाम जफर था। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ने 1857 की क्रांति के नेता के रूप में इन्हें स्वीकार किया था, पूरे देश के लीडर के रूप में। ठीक है, देखिए यह अंतिम मुगल बादशाह है, क्योंकि इसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में जो शासन है वो कंपनी से छीनकर दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा और इन बेचारों को रंगून में भेज दिया जाएगा, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाएगी। और 1857 की क्रांति के पतन के बाद में, उसे दबाने के बाद में, इनकी संतानों को इन्हीं की आंखों के सामने दोस्तों अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों मुगल साम्राज्य का कंप्लीटली पतन हो जाता है। ठीक है, देखिए यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसका उपनाम जफर था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को बंदी बना दिया गया। कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हुआ है। 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है दोस्तों, अंत हो जाता है। देखिए मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और इन पर मुकदमा चला और इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु दोस्तों हो जाती है। अब देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य क्यों ढहाया, क्या मुगल साम्राज्य को कोलैप्स करने के कारण थे। देखिए सबसे पहले अगर मैं दोस्तों बात करूं तो औरंगजेब तक तो सही है, औरंगजेब के बाद में 1-2 शासक को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अयोग्य थे और ना ही दोस्तों इनके अंदर कोई नियम था, उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। ये सारे के सारे आपस में लड़ते रहते थे राजा बनने के लिए। आप देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का एक व्यक्ति मरने के इतने हफ्ते बाद भी पड़ा रहता है, उसकी लाश को कोई दफनाने के लिए नहीं मिलता है। उसके बेटे आपस में लड़ते रहते हैं कि राजा मैं बनूंगा दोस्तों, राजा मैं बनूंगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी कमी थी। और बचा कुचा जो काम है वो अंग्रेज कर देते हैं, और इससे भी ज़्यादा बचा कुचा काम है तो दोस्तों जो विदेशी आकर आते हैं, 2 व्यक्ति, नादिर शाह जो कि मुगल साम्राज्य की इकोनॉमी को पूरा कोलैप्स कर देता है। ठीक है, और व्यक्ति अगर पैसे से खाली हो जाए तो समझ लीजिए उसकी दोस्तों कोई पावर नहीं रहती है। ठीक है, देखिए नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह जिसे हम ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, फारस का शासक था और इसे भारत का एक व्यक्ति बुलाता है भारत में आक्रमण करने के लिए, और वही व्यक्ति कहता है कि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, आपको थोड़ा बहुत पैसा नहीं मिलेगा, करोड़ों रुपया मिलेगा। और नादिर शाह दिल्ली से बहुत पैसा दोस्तों लूट कर ले जाता है। ठीक है भाई, नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है और भारत पर आक्रमण करने के लिए इसे आमंत्रण मिला था, किसी भारत के व्यक्ति ने इसे बुलाया था आक्रमण करने के लिए। ठीक है भाई दोस्तों, देखिए सबसे पहले गजनी में प्रवेश करता है, उसके बाद में काबुल पर अधिकार करता है। देखिए भारत की जो सुरक्षा पंक्ति थी, मैंने आपको बताया 4 सुरक्षा पंक्तियां, चारों को तोड़ता हुआ दोस्तों ये आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में एंट्री करेगा तो वो उन चारों की चारों सुरक्षा पंक्तियों से गुजरेगा। जैसे आज हमारी सीमाओं पे मिलिट्री है लगी हुई, आर्मी है लगी हुई, BSF है लगी हुई, तो ये सेना उस टाइम 4 सुरक्षा पंक्ति थी और चारों पे क्या दोस्तों सैनिक लगाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जो शासक कमजोर होगा, भाई सेना को अगर वेतन नहीं मिलेगा, नई वैकेंसी नहीं निकालेगा, तो वो सुरक्षा पंक्तियां आपकी कमजोर हो जाएंगी और आप पर विदेशी आक्रमण का जो खतरा है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए गजनी में प्रवेश करता है,
अफगानिस्तान। उसके बाद में दोस्तों काबुल में प्रवेश करता है, काबुल पर अधिकार करता है। और उसके बाद में दोस्तों ये सिंधु नदी को पार करता हुआ, देखिए सिंधु नदी पार की, मैंने बताया 3 सुरक्षा पंक्तियां पार कर चुका है। देखिए गजनी पहली सुरक्षा पंक्ति अफगानिस्तान गजनी, दूसरी सुरक्षा पंक्ति काबुल पाकिस्तान, तीसरी सुरक्षा पंक्ति दोस्तों सिंधु नदी लाहौर। ठीक है भाई। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण करता है, ये दिल्ली पर दोस्तों ये आक्रमण करता है, पंजाब पर आक्रमण करता है। ये करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को होता है। देखिए नादिर शाह के इस तीव्रगामी आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिकों और निजामुल मुल्क कमरुद्दीन व खान ए दौरा के साथ आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ा। मोहम्मद शाह जाता है नादिर शाह का आक्रमण का सामना करने के लिए अपने 80,000 सैनिकों के साथ। देखिए 80,000 सैनिक बहुत कम सेना है, लाखों की सेना होती थी, अब कितनी कम सेना है। ठीक है। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता से कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हो जाता है। मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया क्योंकि वह स्थान खाने दौरा की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। बाद में क्या होता है दोस्तों, देखिए मीर बख्शी का पद शहादत खां को भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि आप यदि दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं, आपको 20 करोड़ रुपये मिल सकता है। शहादत खां जिसने अवध की स्थापना की थी दोस्तों। देखिए शहादत खां इसे एक नादिर शाह को एक सलाह देता है कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको 20 लाख रुपया नहीं मिलेगा, आपको 20 करोड़ रुपया मिलेगा। देखिए इतने समय पूर्व 20 करोड़ रुपए की दोस्तों कितनी बड़ी वैल्यू होगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है भाई, 20 लाख रुपए नहीं, उसने साफ साफ बोला शहादत खान ने कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको 20 लाख रुपया नहीं मिलेगा, आपको दोस्तों 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। ठीक है। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम पर खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी किए गए। कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। एक तरीके से मुगल साम्राज्य का कुछ समय के लिए पतन हो गया था, लेकिन ये यहाँ से चला गया था। ठीक है, नादिर शाह यहाँ से चला गया था, तब जाकर मुगल साम्राज्य में छोटी मोटी जान दोस्तों पड़ती है। फारसी राज्य आरंभ हो गया था। 22 मार्च 1739 के दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में अफवाह फैलती है और जिसमें बोला जाता है कि नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। नगर में विद्रोह फैल गया और नादिर शाह के 700 सैनिकों की हत्या कर दी गई। और जो नादिर शाह है उसके 700 सैनिकों की दोस्तों हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अफवाह फैलती है। 2 दिन बाद दिल्ली पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद 22 मार्च 1739 को और नादिर शाह के 700 लोगों को मार दिया जाता है। इस पर नादिर शाह क्या करता है, गुस्सा हो जाता है और दिल्ली के कम से कम 30,000 लोगों को मौत के घाट दोस्तों उतार देता है। ठीक है, नरसंहार की इसने अनुमति दी थी और इस नरसंहार में 30,000 लोग दिल्ली में दोस्तों मारे जाते हैं। गर्दन कटी हुई थी इस तरीके से जैसे फुटबॉल होती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। नादिर शाह के 700 लोगों की हत्या कर दी थी और बदले में उसने नरसंहार की अनुमति दी थी और 30,000 लोग दोस्तों दिल्ली के अंदर मारे जाते हैं। तो लोगों के अंदर इतना डर बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा दोस्तों डर बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह प्रार्थना करता है जो कि शासक था उस टाइम, और तब जाकर दोस्तों नरसंहार की जो कंडीशन है वो दोस्तों रुकती है। ठीक है, नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका। 57 दिनों का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 महीने तक नादिर शाह दिल्ली में रहा है और वापस जाते समय उसे 30 करोड़ रुपया मिलता है, तख्त ए ताउस मिलता है, कोहिनूर हीरा मिलता है। नादिर शाह ही दिल्ली से क्या लेकर गया था भाई, तख्त ए ताउस लेकर गया था, कोहिनूर हीरा लेकर गया था और मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को अपने साथ ले जाता है। देखिए अगर मैं तख्त ए ताउस की बात करूं, कोहिनूर हीरे की बात करूं दोस्तों, तो इसे भारत में दिलीप सिंह लेकर आते हैं बाद में। ठीक है भाई, देखिए मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़े जाने पर सिक्के चलाने का उन्होंने लौटा दिया। अब इसके बाद में आता है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी बची कुची कसर पूरा कर देता है। जो काम नादिर शाह ने किया था दोस्तों, बचे कुचे काम को अहमद शाह अब्दाली कर देता है। ठीक है, ये भी आक्रमण करता है। देखिए 1747 में नादिर शाह का वध किए जाने के बाद 1747 में नादिर शाह का वध हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना और उसने काबुल पर अधिकार कर लिया, आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। नादिर शाह का वध
उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। ठीक है, देखिए दोस्तों ये भी भारत में आता है और भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली की अगर बात करी जाए तो हिंदुस्तान के विरुद्ध आक्रमणकार की नीति जारी रखी और इसने 1748 में पंजाब पर प्रथम आक्रमण इसका असफल रहा। 1749 में इसने दोबारा आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मोइन उल मुल्क को पराजित करने का काम किया है। अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रदेश दे दिया। इसने अहमद शाह अब्दाली, उस टाइम दोस्तों अहमद शाह अब्दाली था और उसे दे दिया जाता सिंध और पंजाब का प्रदेश। नवंबर 1753 में मोइन उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात वजीर इमाद उल मुल्क ने अमीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अब मुगल साम्राज्य के पतन के दोस्तों कारण क्या है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने देखिए किन किन क्षेत्रों को लूटा है इसे भी देख लेते हैं। अगर अहमद शाह अब्दाली की बात करी जाए दोस्तों तो इसने 1757 में दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा और आगरा तक लूटमाट की। ठीक है भाई, इसने दिल्ली में प्रवेश किया 1757 में, 1757 में दिल्ली में प्रवेश किया और उसके साथ साथ में दोस्तों मथुरा और आगरा तक इसने लूटमाट करने का काम दोस्तों किया है। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या है भाई, मुगल साम्राज्य में कोई भी औरंगजेब के बाद में योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, अयोग्य उत्तराधिकारी हैं। और अयोग्य उत्तराधिकारी होने के साथ साथ में देखिए दक्कन के जितने भी अभियान होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है और इस तरीके से मुगल साम्राज्य का जो राजकोष है वो खाली हो जाता है। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की जो नीति है वो भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। जागीरदारी व्यवस्था का संकट था, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव था, दरबार में विरोधी गुटों का उदय था, सैनिक दुर्बलताएं थी और विदेशी आक्रमणकारी ने मुगल साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका दोस्तों निभाई थी। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो किन किन कारणों के आधार पर हुआ और बाकी एक योग्य पिता की जो संतानें थी वो अयोग्य किस तरीके से दोस्तों हुई और किस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों ने अपने आप को कमजोर मुगल साम्राज्य में बनाने का काम किया। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से जो मेन राजा था, जो केंद्र का राजा था दोस्तों, जो दिल्ली का शासक था, अगर वो ही कमजोर हो जाता तो मुगलों को अपनी शक्ति का गिरता देख जगह जगह नए नए राज्यों का उदय हुआ, उधर अंग्रेज अपनी शक्ति दोस्तों बढ़ा रहे थे। अब ऐसे में जिसे दोस्तों मौका मिला वो सबसे ज्यादा मौका मिला अंग्रेजों को और अंग्रेजों ने अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली दोस्तों बना लिया और एक एक करके अंग्रेज अपने सारे के सारे दुश्मनों को दोस्तों हराते गए और भारत में इन्होंने बहुत लंबे समय तक दोस्तों शासन किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।